सरवत ने अंधाधुंध उसके सर के पिछले हिस्से पर हथौड़ी की इस तरफ लगाई। उसे एक जरब ने ही जवान साल शख्स को जमीन बोस कर दिया। ये कोई पठान चौकीदार था। सरवत उसकी तरफ देखे बगैर बाहर भागी। एक फैक्ट्री थी, 3-4 नामुकम्मल बसें यहाँ वहां खड़ी थीं। सरवत काट कबाड़ के दरमियान भागती गेट तक पहुंची और बाहर निकल आई। उसे अंदाजा हुआ कि वो जीटी रोड पर लाहौर के मुजाफात में है। यहाँ से एक खुदा तर्ज कार वाले ने उसे लिफ्ट दी और रावी के पुल तक पहुंचा दिया। वहां से रिक्शा पकड़कर वो मेरे पास पहुंच गई। मैंने सरवत की ये सारी रुदात सुनी। मैं अच्छी तरह जानता था कि जो कुछ उसके साथ हुआ है उसने मन्नो-अन मुझे बता दिया है। ये सब कुछ बताते हुए उसकी आंखों में मुसलसल आंसू रवा रहे। जब गुंडों ने उसे स्टेशन वैन में डाला तो सरवत के जिस्म पर कई खराशें आई थी। उसकी पीढ़ियों से अभी तक खून रिस रहा था। उसकी ये खूनी खराशें देखकर मेरा दिल होल गया। मेरी निगाहों में वाजिद उर्फ वाजी का मनहूस चेहरा घूमने लगा। जी चाहा कि मेरे पास पिस्तौल हो और मैं उसको गोलियों से छलनी कर दूं। शदीद तेज के आलम में मुझ पर अजीब सी कैफियत तारी हो जाती थी। बदन लरसता था और सीने में धड़कन के गोले फटते थे। दिमाग बहुत कुछ करने को चाहता था मगर जिस्म साथ देने से इनकार कर देता था। उस वक्त भी कुछ यही आलम था। हमें गाड़ी में बैठे 15-20 मिनट हो चुके थे। मैंने गाड़ी स्टार्ट करके वापस घर की तरफ मोड़ दी। 10-15 मिनट बाद हम घर के अंदर थे। सरवत को देखकर घर में तहलका मच गया। खाला सफिया ने उसे गले से लगाकर भींच लिया और तशक्कुर के आंसुओं से भिगोने लगी। बाकी अली खाना भी शदीद हैरत और खुशी की मिली जुली कैफियत में थे। सरवत को अंदर कमरे में पहुंचाया गया। उसे पानी वगैरह पिलाया गया ताकि वो नॉर्मल हालत में आ सके। कमरे में हजूम ज्यादा हो गया था। खालूजान के कहने पर बाकी अफराद बाहर निकल आए। सिर्फ खाला सफिया, नुसरत, अम्मी और चच्ची वगैरह बाहर रह गई। ड्राइंग रूम में जाकर मैंने खालू और नासिर भाई वगैरह को तफसील बताई कि सरवत के साथ क्या हुआ और वो किस तरह शाहदरे के करीब एक फैक्ट्री से भागकर यहाँ पहुंची है। ये इंकिशाफ सबके लिए तकलीफ दे था कि ये उसी मोहल्ले के रहने वाले वाजी और कादर वगैरह का काम है। नासिर भाई एकदम आग बगोला नजर आने लगे। उन्होंने कहा, मैं चाह रहा हूँ उस बदमाश की तरफ, उसे लाश बना कर ही वापस आऊंगा। वह पिस्तौल लेने के लिए अपने कमरे की तरफ बढ़े। हम सब ने उन्हें बमुश्किल रोका। खालूजान ने कहा, खुदा का शुक्र है कि हमारी बच्ची सही सलामत वापस आ गई। अब हमें कानून को अपने हाथ में लेकर मामले को खराब नहीं करना चाहिए। हम जो करेंगे कानून के मुताबिक करेंगे। हम अभी थोड़ी देर में थाने जाते हैं। खालूजान ने 1-2 जगह फोन किए। मैंने भी अपने दोस्त जुबैर को बुला लिया। हम थाने पहुंचे और मुतलका थानेदार अशरफ शाही को तफसील के साथ सारी बात बताई। थानेदार ये सब कुछ सरवत की जुबान से सुनना चाहता था। सरवत का बयान लेने के लिए वो उसी वक्त हमारे साथ घर जाने के लिए तैयार हो गया। मैंने कहा, जनाब अभी वो शाह की हालत में, उसे संभलने के लिए थोड़ा सा वक्त दें। उस दौरान में आप अपनी कार्रवाई शुरू करें। आपकी यह बात अपनी जगह ठीक है, पर मुझे कानून कायदे के मुताबिक चलना है ना। कार्रवाई मकविया के बयान के बाद ही शुरू होगी। मजबूरन हमें थानेदार अशरफ शाही को घर ले जाना पड़ा। मैं उसको पहुंचने से 10-15 मिनट पहले ही घर पहुंच गया और सरवत को बयान देने के लिए तैयार किया। थानेदार के आने के बाद भी मैं खालूजान और नासिर भाई कमरे में मौजूद रहे। बात करते हुए सरवत की आवाज में कपकपाहट थी। बहरहाल उसने वो सब कुछ थानेदार अशरफ के गोश गुजार कर दिया जो 2-2.5 घंटे पहले मुझे बताया था। थानेदार अशरफ शाही ने पूछा, आपने वाजिद उर्फ वाजी को खुद देखा है, मगर उसके साथियों के बारे में आप किस तरह कह सकती हैं? मैंने उनकी आवाज़ें सुनी है जी। मैं कादर और एक दूसरे लड़के शकील की आवाज़ भी अच्छी तरह पहचानती हूँ। तंग तो आपको वाजी करता था, दूसरे लड़कों की आवाज़ें आप कैसे पहचानती हैं? मैंने कहा, जनाब आप वक्त ज़ाया करने वाले सवाल कर रहे हैं। वो दोनों खबीस भी वाजी के साथ ही हुआ करते थे। ये सब एक टोली की शक्ल में थे। थानेदार अशरफ ने घूर कर मुझे देखा तो जब ये लोग इनको तंग करते थे आप आस पास ही होते थे। मैं एकदम गड़बड़ाया, फिर संभल कर बोला, 1-2 बार ऐसा हुआ है कि हम रेस्टोरेंट में इकट्ठे चाय पीने गए और ये लोग आतम के। थानेदार ने अपने सवालात का रुख खाम मेरी और सरवत की तरफ मोड़ दिया। काल उस्मान उसे बमुश्किल वापस असल मौजू पर लाए। बयान कलम बंद करने के फौरन बाद थानेदार अशरफ अपने अमले के साथ पैदल ही वाजी वगैरह की तरफ रवाना हो गया। एक गली छोड़कर 1-2 मंजिला शानदार कोठी थी। हमने साथ जाना चाहा मगर थानेदार अशरफ ने मना कर दिया। करीबन 1 घंटे बाद पुलिस के उस छापे का नतीजा सामने आ गया और यह नतीजा हमारे खदशात के मुताबिक था। घर में फोन की घंटी बजी। मैंने रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ थानेदार अशरफ शाही खुद था। उसने खालू उस्मान को बुलाने का कहा। मैंने बताया कि वो वॉशरूम में है। थानेदार अशरफ ने कहा, 4 लड़के अपने घरों से गायब हैं। हम उन्हें उनके दूसरे ठिकानों पर ढूंढ रहे हैं। शाम तक पोजीशन साफ हो जाएगी। जो चौकीदार जख्मी हुआ था उसका कुछ पता नहीं चला। अभी तक नहीं, बहरहाल हम राब्ते में रहेंगे। जैसे ही कोई खबर मिली आप तक पहुंच जाएगी। मैंने फोन पर बात खत्म की ही थी कि अंदर से खाला सफिया की आवाज आई। वो मुझे बुला रही थी। मैं अंदर पहुंचा। अम्मी और चच्ची के अलावा मोहल्ले की 1-2 औरतें भी बैठी थी। खाला सफिया ने पूछा, किसका फोन था? पुलिस स्टेशन से था। इंस्पेक्टर बता रहा था कि हम लड़कों को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। खाला सफिया ने अश्कबार अंदाज में कहा, ताबिश मुझे बड़ा डर लग रहा है। ये अच्छे लोग नहीं हैं, पैसे वाले भी हैं। इनसे दुश्मनी पड़ गई तो चीन हम मुश्किल हो जाएगा। चची कलसूम ने तनक कर कहा, हाय हाय
कैसी बात करती हो आपा? अब जिस पर जुल्म हुआ है वो बोले भी ना। फूल सी बच्ची थी हमारी। बच्ची थी कि लफ्ज चच्ची ने उस तरह अदा किए कि मेरे दिल पर खोंसा सा लगा। उससे पहले कि मैं कुछ कहता एक मोहल्लेदार औरत बोल पड़ी, ऐसे लोगों पर तो कुत्ते छोड़ देने चाहिए, जिंदा गाड़ देना चाहिए। औरत के पास इज्जत आबरू के सिवा होता ही क्या है? हाय जालमों को जरा भी तरस ना आया। चच्ची ने बड़े ताज्जुब से सरवत को सरतापा देखा। बच्ची को जख्म जख्म करके रखती है, भला क्या कसूर था? यही ना कि उन बदमाशों के मुंह लगना नहीं चाहती थी। इस जुर्म की इतनी बड़ी सजा। मौत जोकों ने सारी उम्र का रोना पल्ले बांध दिया। हमदर्दी के उस अंदाज ने सरवत को सर झुकाकर सिसकने पर मजबूर कर दिया। सरवत की छोटी बहन नुसरत ने चिल्लाकर कहा, चच्ची कैसी बातें करती हैं आप? खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि आप सही सलामत घर वापस आ गई। अल्लाह ने हम पर कर्म किया है। अल्लाह के कर्म से तो इनकार नहीं है पुत्र, पर अपने दिल को कैसे तसल्ली दूं? उसकी उजड़ी पुजड़ी सूरत देखती हूँ तो दिल खून के आंसू रोता है। मेरा पैमाना लबरेज हो रहा था। मैंने दबे दबे तेज से कहा, चच्ची आप सब लोग कुछ देर के लिए बाहर बैठ जाएं, इसे आराम करने दें। चच्ची ने मुझे घूरा। मैं पांव पटकता हुआ बाहर आ गया। उन औरतों की बातें मेरे सीने में तीरों की तरह लगी थी, खास तौर से चच्ची की बातें। मैं चच्ची के मिजाज को अच्छी तरह जानता था। चच्ची शुरू से ही मेरे उस रिश्ते के खिलाफ थी और मेरे लिए अपनी सगी भतीजी को लाना चाहती थी। उस सिलसिले में उन्होंने दरपर्दा कोशिशें भी की थी। अब ये मामला खत्म हो चुका था, मगर वो बुग़्ज़ अभी तक चच्ची के दिल में मौजूद था। अब उन्हें ये मौका मिला तो वो अपने अंदर की अदावत को छुपा नहीं पा रही थी। बज़ाहिर उन्होंने हमदर्दी के बोल बोले थे, मगर उन बोलों के पीछे जो दुश्मनी थी वो ज़हर कातिल की तासीर रखती थी। न जाने क्यों मुझे ये एहसास होने लगा कि अम्मी चांद भी सरवत की वापसी के बाद से कुछ चुप चुप हैं। मेरा ख्याल था कि वो एक आध दिन मजीद यहाँ रहेंगी और सरवत की दिलजोई करेंगे, मगर वो अगले ही रोज तबीयत खराब होने का कहकर घर वापस चली गई। कहने वालों ने दुरुस्त कहा है कि मारने वालों के हाथ पकड़े जा सकते हैं, मगर बोलने वालों की जुबानें नहीं। अगले एक दो रोज में मुझे सही मानों में उस हकीकत का इदराक हुआ कि अगर किसी लड़की के साथ सरवत जैसी सूरत हाल पेश आ जाए तो उस पर क्या बीतती है। खुदा का लाख लाख शुक्र था कि सरवत जैसे गई वैसे ही वापस आ गई थी, मगर इर्द गिर्द के लोग ये बात मानने के लिए दिल से तैयार नहीं थे। सरवत के घर में अगले रोज मैंने फिर एक औरत को उस तरह की बात करते सुना। यह भी कोई मोहल्लेदार ही थी, शक्ल से पढ़ी लिखी लगती थी और अपनी तरफ से इजहार हमदर्दी के लिए तशरीफ लाई थी। उसने रोनी सूरत बनाकर सरवत को गले से लगाया और उसके सर पर प्यार से हाथ फेरने के बाद खाला सफिया से बोली, मैं तो कहती हूँ पहन के जुल्म सह कर चुप रहना भी गुनाह है। आप इस मामले की पूरी पैरवी करें। बच्ची का डॉक्टरी मुआयना कराया आपने? नुसरत ने सटपटा कर कहा, आंटी हम क्यों करवाएं डॉक्टरी मुआयना? क्यों अपनी बेइज्जती का इश्तिहार दीवारों पर लगाएं? सब कुछ ठीक है, अल्लाह ने बड़ा करम किया है हमारे ऊपर। हाँ बेटी, ये तो बड़ा करम है कि ये जिंदा सलामत वापस आ गई, मगर उन बदमाशों ने जो किया उसकी सजा तो उन्हें मिलनी ही चाहिए ना। लड़की एक रात घर से बाहर रह आए तो उस बेचारी के पल्ले क्या रह जाता है? अभी पिछले साल की बात है, डिफेंस में हमारी बरादरी की एक लड़की थी, उसके साथ भी कुछ ऐसा ही मामला हुआ था। बेचारी यतीम थी, पर उसकी माँ पूरी हिम्मत के साथ डट गई। कहने लगी हमारे साथ तो जो होना था हो गया, पर अब उन गुंडों को फांसी तक जरूर पहुंचाएंगे। पता नहीं और कितनों का भला हो जाएगा इससे। अब वो दोनों गुंडे जेल में हैं, उनमें से एक को तो सेशन कोर्ट से फांसी की सजा हो चुकी है। उस औरत की गुफ्तगू के दौरान में ही नुसरत सरवत को लेकर बाहर निकल गई और दूसरे कमरे में चली गई। उसके चेहरे पर शदीद चिल्लाहट के सिवा कुछ नहीं था। 2 रोज बाद मैं घर गया तो अम्मी पूछी पूछी नजर आई। क्या बात है अम्मी, आप चुप हैं? मैंने नाश्ते की मेज पर पूछा। कुछ नहीं, बस वही। सरवत की तरफ बार बार ध्यान चला जाता है। अच्छी भली हंसती खेलती लड़की थी। कोई बात नहीं अम्मी, फिर इसी तरह हो जाएगी। अभी तो शाक में है ना। इसी तरह कहाँ हुआ जाता है ताबिश, जब उस तरह की बात हो जाए तो पूरी जिंदगी पर असर पड़ता है। अम्मी ने तवील आह भरकर कहा। फिर वो उठी और अलमारी में से एक दिन पहले का अखबार निकाला। अखबार वाले ने हस्ब रवायत सरवत वाली खबर को खूब मिर्च मसाला लगाकर बयान किया था। सरवत की एक पुरानी तस्वीर भी मौजूद थी जो न जाने कहां से हासिल की गई थी। उस 3 कालमी खबर की सुर्खियां पढ़कर ही मेरे रगों में अंगारे से भर गए। खबर नवीस ने खबर को दिलचस्प और सनसनीखेज बनाने में कोई कसर उठा नहीं रखी थी। खबर के आखिर में पुलिस जराये के हवाले से बताया गया था कि मज़कूरा फैक्ट्री के एक कमरे से इंपोर्टेड सिगरेट, इंडियन शराब की 2 बोतलें और मूवी कैमरा वगैरह भी मिला है। उन शवाहिद से अंदाजा होता है कि चारों मुल्ज़मान मगविया की वीडियो बनाने का इरादा रखते थे और मुमकिन है कि ये वीडियो बनाई भी गई हो। उस किस्म की और भी कई बातें खबर में मौजूद थी। मैंने अखबार को फाड़ कर एक तरफ फेंक दिया और नाश्ता किए बगैर बाहर निकल गया। अम्मी भी मेरी कैफियत देखकर गुमसुम खड़ी रही। आज थानेदार अशरफ ने खाल उस्मान और नासिर भाई वगैरह को मशवरे के लिए थाने बुलाया था। मैं भी अपने दोस्त जुबैर खान को लेकर पहुंच गया। थानेदार अशरफ से किसी अच्छी खबर की तवक्का नहीं थी और ऐसा ही हुआ। पता चला कि चारों मुल्ज़मान में से अभी तक किसी का खोज नहीं मिला है। तो 3 पुलिस पार्टियां मुख्तलिफ इलाकों की तरफ रवाना की गई थी जो नाकाम वापस आई थी।
आखिर में थानेदार अशरफ ने सिगरेट सुलगाते हुए खाल उस्मान से कहा, उस्मान साहब, कल एक MNA साहब का फोन आया हुआ था। MNA मुश्ताक गुराया साहब का नाम तो सुना होगा आपने। काल उस्मान ने इस बात में सर हिलाया और उनका परेशान चेहरा कुछ मजीद परेशान नजर आने लगा। थानेदार अशरफ ने कहा, MA साहब की ख्वाहिश है कि ये मामला मजीद ना बिगड़े। वो मानते हैं कि लड़कों से एक बड़ा जुर्म हुआ है। अपनी बेवकूफ़ी से उन्होंने कानून को पीछे लगा लिया, मगर ये भी हकीकत है कि बच्ची सही सलामत कर वापस पहुंच गई है। इस सूरत हाल में अगर कोई दरमियानी रास्ता निकाल लिया जाए तो दोनों पार्टियों के लिए बेहतर होगा ना। नासिर भाई ने चीख कर कहा, इंस्पेक्टर साहब, ये जमीन के टुकड़े का कोई झगड़ा नहीं है जिसमें दो पार्टियां आमने सामने खड़ी हैं। यह अगवा का संगीन तरीन जुर्म है। MNA साहब उसका दरमियानी रास्ता क्या निकालेंगे? क्या हमें कोई मुआवजा देंगे? खुदा का खौफ करना चाहिए उन्हें। हमारी जो बदनामी हुई और हम जिस अजियत में हैं उसका मुदावा कोई नहीं है। अगर कोई थोड़ा बहुत मुदावा है तो यही है कि हमारे साथ इंसाफ हो, वाजिर उसके यारों को उनके किए की सजा पूरी तरह मिले। थानेदार अशरफ का गंदमी चेहरा एकदम सुर्ख हुआ। फिर वह जरा तहम्मुल से बोला, देखो बरखुरदार, तुम्हारे दुख का एहसास है, लेकिन मुसीबत के वक्त अक्लमंदी और हौसले से काम न लिया जाए तो मुसीबत और बढ़ जाती है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि कानूनी कार्रवाई तो हो ही रही है। तुम लोग अपने सामने दूसरे रास्ते भी खुले रखो, तमाम रास्ते बंद नहीं करने चाहिए। मैंने कहा, इंस्पेक्टर साहब, इस तरह तो ये भी सोचा जा सकता है कि ये चारों लड़के कहीं MNA साहब के पास ही पनाह न लिए हुए हों। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, नासिर भाई ने फौरन कहा, और लोग इस तरह करते हैं। ऐसे में हम MNA साहब से बातचीत करेंगे तो बेवकूफ़ी कहलाएंगे ना। थानेदार अशरफ का चेहरा एक बार फिर सुर्ख हो गया। वो खाल उस्मान से मुखातिब होकर बोला, देखो उस्मान साहब, आपके लिए लड़के हर बात को उल्टा ले रहे हैं। आप इनको समझाएं, वरना मामला खराब भी हो सकता है। मुझे आपसे हमदर्दी है, इसलिए ये बातें कह रहा हूँ। सेठ सराज को पता है कि उनके बच्चे से जुर्म हुआ है, इसलिए उनकी नज़र नीची है। लेकिन जब उनको अपने बच्चे के बचाव की कुछ सूरत नज़र नहीं आएगी तो उनका रवैया बदल जाएगा। वो मिसाल तो आपने भी सुनी होगी कि बिल्ली को जब अपने भागने का कोई रास्ता नजर ना आए तो वो घेरने वाले की आंखों की तरफ आती है। मैं खुदा न खास्ता आपको डरा नहीं रहा हूँ, सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप इस मामले के हर पहलू पर जरा ठंडे दिल से गौर करें। मैंने कुछ कहना चाहा, मगर खालू उस्मान ने मेरे हाथ पर हाथ रखकर मना कर दिया। ये बात यहाँ होती जा रही थी कि थानेदार अशरफ शाही मुखालिफ पार्टी का असर कबूल कर रहा है। यह असर दबाव की शक्ल में हो सकता था और लालच की शक्ल में भी। घर में भी अजीब तनाव की सी कैफियत थी। ये चौथे या पांचवें रोज की बात है। अम्मी जान ने मुझे अपने घर में बुलाया। मेरी छोटी बहन फराह कॉलेज गई हुई थी, मुझसे छोटा आतिफ सोया हुआ था। अम्मी जान के चेहरे पर गहरी संजीदगी थी। वो कहने लगी, ताबिश बेटा, पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि हम तेरी खाला सफिया के साथ किया हुआ वादा निभा नहीं सकेंगे। आप किस वादे की बात कर रही हैं अम्मी? अम्मी ने मुझसे नजरें मिलाए बगैर कहा, देखो ताबिश, सफिया रिश्ते में मेरी बहन है, मगर मैं उसे सगी बहनों की तरह ही समझती हूँ। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं सरवत को दुल्हन बनाकर इस घर में लाऊं। मैंने लर्ज कर कहा, तो अब क्या हो गया अम्मी? कौन सी क़यामत टूट पड़ी है? सरवत इस घर में दुल्हन बनकर आएगी और जरूर आएगी। अम्मी ने नफी में सर हिलाया, ताबिश तू भी बच्चा है, इन बातों को नहीं समझता। देख, जो कुछ हो चुका है उसके बाद हमें बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। और हमने कौन सा शामियाने लगाकर मंगनी की थी या अंगूठियां पहनाई थी? बस एक मुंह जुबानी बात ही थी ना। अम्मी, आप कैसी बातें कर रही हैं? मुझे तो लगता है कि आपके मुंह में शायद चच्ची चांद की जुबान आ गई। क्या मुंह जुबानी बात कोई बात नहीं होती? जुबान पर तो लोग जाने दे देते हैं। आपको इस तरह हरगिज नहीं सोचना चाहिए। मैं सोचने पर मजबूर हो रही हूँ ताबिश, हमारे सामने इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। क्या हम ये रिश्ता छोड़ दें? अब तो जरा ठंडे दिल से सोच, तेरी छोटी बहन है, भाई है, हमने अगले 1-2 सालों में उनके रिश्ते भी ढूंढने हैं। हमने सरवत का रिश्ता कर लिया तो सरवत के साथ ही बदनामी भी हमारे घर का रास्ता देख लेगी। फिर तेरी बहन के लिए यहाँ कोई रिश्ता आएगा और ना तेरे भाई को ढंग का रिश्ता मिलेगा। अम्मी जान, खुदा के लिए दकियानूसी बातें ना करें। सरवत वैसे ही है जैसी 2 हफ्ते पहले थी। वो पाक और मासूम है, उसके साथ कुछ नहीं हुआ है अम्मी। और अगर खुदा न खास्ता कुछ हो भी जाता तो उसको मासूम ही रहना था। मैं उसे बयाने से पीछे नहीं हट सकता था। आप प्लीज ऐसी बातें ना करें, मेरे दिल को कुछ होने लगता है। उसी दौरान में एक हमसाई हमारे घर में दाखिल होगी। वो भी गालबन सरवत वाले वाक़े पर हमदर्दी जताने के लिए आई थी। मुझे और अम्मी को खामोश होना पड़ा। मैं चकराया हुआ सा अपने कमरे में आ गया और बेजान सा होकर बेड पर गिर गया। ये सब कुछ क्या हो रहा था? अम्मी जान के रवैये में जो तब्दीली थी वही तब्दीली मैं छोटे भाई आतिफ में भी देख रहा था। हाँ, छोटी बहन फराह का मामला कदरे मुख्तलिफ था। वो सरवत से प्यार करती थी, बहरहाल उसके सहने के बाद से वो भी कुछ चुपचाप हो गई थी। बाकी रहे चच्चा चच्ची और उनके बच्चे, सो वो कभी उस रिश्ते के हक में हुए ही नहीं थे। मुझे अंदेशा था कि उस तरह की बातें कहीं सरवत के कानों तक पहुंच गईं तो बहुत ज्यादा असर लेगी। मेरे दिल चाहा कि मैं एक बार अकेले में उससे मिलूं और उसे हर तरह अपनी गैर मशरूत और गैर मुतसलसल मोहब्बत का यकीन दिलाऊं।
ये यकीन ही था जो उसे दुख और मायूसी के भंवर से उबरने में मदद दे सकता था। मैं भी सरवत की तरफ जाने के बारे में सोच रहा था कि बैरूनी दरवाजे पर दस्तक हुई। छोटे भाई आतिफ ने बाहर जाकर देखा और मुझे बताया कि कुछ लोग मुझसे मिलने आए। मैं बाहर पहुंचा तो 7-8 मुअज्जज सूरतों वाले अफराद बाहर गली में खड़े थे। मैंने उनसे फर्दन फर्दन मुसाफा किया। एक सफेद रेश भारी तनोतोश वाले शख्स ने कहा, मेरा नाम हाजी फेरोज है। शाह आलमी बाजार में सेठ सिराज मेरा हमसाया है। ये बाकी लोग भी बाजार के ही हैं। हम आपसे मिलने आए हैं। ना चाहते हुए भी मैंने उन हजरात को ड्राइंग रूम में बिठाया। वैसे बात मेरी समझ में आ गई थी कि ये हजरात किस तरह तशरीफ लाए हैं। जल्दी मुद्दा हाजी फेरोज की जुबान पर आ गया। उन्होंने कहा, जो कुछ हुआ है बहुत बुरा हुआ है। हम सब बहनों बेटियों वाले हैं, इस दुख को बड़ी अच्छी तरह महसूस कर सकते हैं, लेकिन एक तरफ से अल्लाह का शुक्र भी है कि बच्ची से सलामत कर वापस आ गई। मैंने कहा, हाजी साहब ये बात हम पहले भी बहुत दफ़ा सुन चुके हैं। आपने जो कहना है साफ साफ लफ्ज़ों में कहें, लेकिन अगर आप ये बात कहने के लिए आए हैं हम सेठ सिराज और उसके बेटे से किसी तरह की सुलह सफाई कर लें तो ये एक ना होने वाली बात है। मैं उसके लिए आपसे बहुत बहुत माजरत चाहता हूँ। हाजी फिरोज ने समझाने वाले अंदाज में कहा, देखो बेटा जी, तुम उस्मान साहब के होने वाले दामाद हो। उस घर में तुम्हारी बात सुनी भी जाती है। उस्मान साहब और दीगर कल वाले तो इस वक्त ज्यादा सदमे में हैं, लेकिन तुम उन्हें इस मामले क्यों ऊंच नीच समझा सकते हो। इस तरह के केस जब कोर्ट कचहरी तक पहुंचते हैं ना तो फिर जगसाई और परेशानी के बहुत सारे मौके निकलते हैं। प्रेस का तो सबको पता ही है, वो ऐसे मामलों को किस तरह उछालता है। फिर अदालत में जिरा के दौरान और उससे जिस तरह के सवालों जवाब किए जाते हैं ना, वो भी सब जानते हैं। हम ये चाहते हैं कि आप अपनी जगह ठीक कह रहे हैं जी, लेकिन क्या आप ये चाहते हैं कि शर्मिंदगी और जगहसाई से बचने के लिए उस तरह की सारी मजलूम लड़कियां अपनी जुबानों को ताले लगा लें और जुल्म करने वाले सीना तार कर दंदनाते फिरें और पूरी आज़ादी के साथ अपने लिए नए नए शिकार ढूंढते रहें। हाजी फिरोज के साथ आने वाले एक मुअज्जज शख्स ने शफकत से मेरे कंधे पर हाथ धरते हुए कहा, ताबिश पुत्र, जुर्म की संगीन नोयत से तो किसी को इनकार नहीं, लेकिन सेठ सिराज का लड़का आदि मुजरिम नहीं है। वो बस बुरी सोसाइटी का शिकार हुआ है। अगर उसे एक बार सुधरने का मौका मिल गया तो वो सुधर कर दिखा देगा। सजा भी तो सुधारने के लिए होती है चचा जी। मैंने तल्ख लहजे में कहा, सजा तो बहुत मिल रही है उसे भी और उसके करवालों को भी, लेकिन जिस सजा की तुम बात कर रहे हो ना वो किसी को सुधारती नहीं है बेटा जी। जेल में से अच्छे भले लोग पक्के मुजरिम बनकर बाहर निकलते हैं। मैं तो समझता हूँ कि तुम लोग बहुत बड़ी नेकी करोगे अगर उन लड़कों के लिए दिल में किसी तरह की नरमी पैदा कर लोगे। मैंने कहा, आप सब मुझसे ज्यादा बड़े और समझदार हैं। मैं समझता हूँ कि इन बातों के लिए यह मौका मुनासिब नहीं है। हमारे जख्म हरे हैं, आप इन पर नमक ना छिड़कें तो बेहतर है। ये बुजुर्ग 10-15 मिनट तक मजीद मेरे पास बैठे और मुझे उस बात पर कायल करने की कोशिश करते रहे कि मैं कम से कम एक बार अपने खालू उस्मान और सेठ सिराज की मुलाकात का एहतमाम कर दूं। बहरहाल मैं किसी न किसी तरह उन लोगों को रुखसत करने में कामयाब रहा। शाम को मुझे पता चला कि यह मुसाहलती कमेटी खालू उस्मान और नासिर भाई वगैरह से भी मिली है। थोड़ी मोहब्बत और थोड़े डरावे के साथ उन्होंने खालू उस्मान को केस की पैरवी से हटाने की कोशिश की है। यह बड़ी तलख सूरत हाल थी। एक घराने को शदीद तरीन अजियत से दुचार करने के बाद अब उसको दबाव का शिकार बनाया जा रहा था। मेरे रगों में खून खोल रहा था और पूरे जिस्म में जहर बनकर फैल जाता था। मैं चाहता था कि ना इंसाफी करने वालों की गर्दनों तक अपना हाथ पहुंचाऊं और उन्हें घसीट कर चौराहों में ले आऊं, लेकिन ऐसा करने के लिए जो फितरी हिम्मत और तवानाई दरकार थी वो मेरे अंदर नहीं थी। अगले रोज सुबह 11 बजे के लगभग मैं सरवत से मिलने खालू के घर पहुंचा। मुझे मालूम था कि खालू उस्मान और नासिर भाई वगैरह घर में नहीं होंगे। खाला सफिया की इजाजत से मैं सरवत के साथ चंद बातें कर लूंगा। गुमसुम खाला से अलग सेलेक्ट करने के बाद मैं सरवत के कमरे में पहुंचा तो वह चादर ओढ़े लेटी हुई थी। बेड पर सरहाने की तरफ उसकी एक खूबसूरत तस्वीर आवेजा थी। ये घर के फूलों पर लान का मंजर था। वो हाफ शर्ट में थी और वाटर पाइप के जरिए अपने छोटे भतीजे पर पानी फेंक रही थी। पानी की फव्वार के पीछे वो खुद किसी जल परी की तरह नजर आती थी। हवा से उड़ते बाल, कलियों जैसे दांत और रुखसारों पर ठहरे हुए पानी के कतरे, जैसे गुलाब पर शबनम का बसेरा हो। कितनी शौकी और खुशी समटाई थी उस एक लम्हे में उसके अंदर। ये मेरी पसंदीदा तस्वीर थी, इसीलिए सरवत ने अपने बेडरूम में लगाई थी। सरवत, मैंने होले से आवाज दी। वो सीधी लेटी हुई थी। उसने चादर अपने ऊपर से हटाई और सूजी सूजी आंखों से मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर तहय्युर नमूदार हुआ और वो दुपट्टा संभालती उठकर बैठ गई। उसके कम में फूलों भरे लान वाली तस्वीर थी। कितना फर्क था उन दोनों मनासिर में। एक में खुशी का अरूज, एक में मायूसी और गम की इंतहा। वो दिनों में महीनों की बीमार नजर आने लगी थी। मेरा दिल कट कर रह गया। मैंने उसके करीब बैठते हुए कहा, कैसी हो सरवत? वो सिसकी और मुंह फेर कर बोली, आप कोई कसर रह गई है जो तुम निकालने आए हो? क्यों, क्या हुआ? मैंने हैरान होकर पूछा। जो कुछ हुआ तुम्हें भी जरूर पता होगा और हो सकता है कि तुम्हारी मर्जी भी इसी में शामिल हो।